हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। बेटा इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 में डेरिवेशंस किए। एक तो एक एक्सियल लाइन का, एक इक्वेटोरियल लाइन का, और फिर उसके बाद हमने किया था डायपोल इन अ इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म फील्ड। बेटा देखो, ये सारे डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सब के सब डेरिवेशन एग्जाम में आते ही आते हैं। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि आप पढ़ोगे एग्जाम में नहीं आएगा। न्यूमेरिकल्स लगाइए, नंबर और बढ़ेंगे। डेरिवेशन आपके बोनस मार्क्स होते हैं। अगर आप इतना चीज़ करके जाओगे तो आपका काम होना ही होना डेफिनेटली। तो बेटा हम लोगों ने एक्सियल लाइन पे इंटेंसिटी निकाला था, फिर इसके बाद हमने इक्वेटोरियल लाइन पर इंटेंसिटी निकाला था, और फिर इसके बाद हम लोगों ने किया था डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। पी का मतलब क्या था? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ई क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और साइन थीटा इनके बीच का एंगल था। वहाँ हमने फॉर्मूला निकाल लिया था। बेटा इसी सीरीज में अगर आगे चलें तो हमको एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ना होता है, गॉस लॉ का। क्या पढ़ना होता है बेटा? गॉस लॉ। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये गॉस लॉ। गॉस लॉ इंपॉर्टेंट होने का रीजन ये है कि गॉस लॉ सिर्फ अपने आप में एक सिंगल टॉपिक नहीं है। अगर गॉस लॉ प्रिपेयर कर लिया आपने तो इसके बाद इसकी 3 एप्लीकेशन, मिनिमम 3 होती तो 5 है वैसे, बट बोर्ड लेवल पे 3 इंपॉर्टेंट है। हम लोग सारी पढ़ेंगे। तो आपको 3 अगर एप्लीकेशन आप पढ़ के जा रहे हो गॉस थ्योरम की, तो उन 3 में से एग्जाम में एक तो मिलना ही मिलना है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि तीनों ही एग्जाम में ना आए। अगर गॉस थ्योरम आएगा, अगर गॉस थ्योरम नहीं आया मे बी, तो उसके 3 एप्लीकेशन है, तीनों में से कोई ना कोई तो एग्जाम में आ ही जाएगा। तो बेटा गॉस लॉज या गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले हमको एक टॉपिक जानना बहुत जरूरी है। आपने नाम 100% सुना होगा, क्योंकि उसके बिना ये टॉपिक हो ही नहीं सकती है। उसका नेम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब पढ़ लेंगे ना, तो एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा गॉस लॉ पढ़ने में। गॉस लॉ अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता नहीं रहेगा तो गॉस लॉ पढ़ने में मजा ही नहीं आने वाला बेटा। डेरिवेशन रटने को क्या है, रटने के लिए तो पूरा सोल्यूशन बुक में होता ही होता है। बट समझने में मजा है ना, क्योंकि आप 50 डेरिवेशन कहाँ तो रट पाओगे, समझना पड़ेगा। तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इसको समझते हैं। अच्छा आपको पता है कि इससे पहले हम लोगों ने बात किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है। तो मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी लाइंस होती हैं जो एक पॉजिटिव चार्ज से चलती हैं और नेगेटिव तक जाती हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक एक चार्ज है, वो दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ से कोई फील्ड लाइन निकलती होंगी। जो चार्ज फोर्स अप्लाई करता होगा उसके पास से कोई ना कोई फील्ड लाइन डेफिनेटली निकलती निकलती होगी, और दूसरे वाले चार्ज को अट्रैक्ट या रिपल करती होगी। अब अट्रैक्ट भी कर सकती है, रिपल भी कर सकती है। तो जो ये लाइंस चल रही हैं, जैसे मैग्नेट के पास आप कहते हैं ना, मैग्नेट पर कुछ लाइंस होती हैं, वैसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मतलब ऐसी लाइंस जो किसी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज तक जाती हैं, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है। अब ये होता क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स? बेटा देखो, अगर कभी कोई सरफेस हो, सपोज जैसे ये एक सरफेस है। देखो मैं कह रहा हूं, मान लो ये एक सरफेस है, ये हुआ, ये हुआ, और ये हुआ। ये कोई एक सरफेस है। तो बेटा इस सरफेस के मैं कह रहा हूं, मान लो यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, और इस चार्ज के आसपास से बहुत सारी लाइन गुजर रही हैं। मान लो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कोई चार्ज है, तो आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उसके पास से क्या निकलेंगी? पॉजिटिव चार्ज के पास से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। तो मैंने कहा ये लाइन जा रही है, देखो ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, देखो ये लाइन जा रही है, ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। एक और बना लेते हैं क्या? छोड़ो हटाओ, क्या करना है। देखो मैं ये कह रहा हूँ, मैंने एक एज्यूम किया कि एक सरफेस है, कोई भी सरफेस है। सपोज एक कॉपी होती है, तो कॉपी का एक पार्ट होता है ना, बस समझे एक सरफेस है, कोई एक सरफेस है। अब देखो यहां से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही हैं, देखिए। लेकिन क्या सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस से पास हो रही हैं? नहीं। देखो सरफेस का मतलब क्या ना, कोई भी आप ले लो। जैसे मैंने कहा ये है, ये देखो मैंने आप लोगों ने के लिए मैंने टाइप करवाया है असर्शन रीजन, बहुत जल्दी आपको देने वाला हूँ। देखो अगर ये ऐसे सरफेस है, दिख रहा है, तो इस सरफेस के पास से बहुत सारी लाइन गुजर गुजर रही हैं। अब बहुत सारी लाइन इसके पहले ऊपर निकल गई, बहुत लाइन नीचे निकल गई, और कुछ लाइन इसमें से पास हो रही हैं। यहाँ पे कोई चार्ज था, इस चार्ज के पास से बहुत सारी लाइन गुजरी। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा कि बताओ इस सरफेस में से कितनी लाइन गुजरी है, बता दो मुझे।
ऐसी कितनी लाइन है जो इस सरफेस में से गुजर के जा रही है। पहले बताओ मुझे टोटल कितनी लाइन है, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब टोटल लाइन कितनी है, 8। अब वहाँ तो यहाँ तो इमेजिनिंग समझने के लिए हमने 8 लाइन लिया है, आप तो समझते हो ओरिजिनल में तो 1000 लाइन हो सकती है, 2000 लाइन हो सकती है, 8 लाइन है। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि बेटा ये बताओ इस सरफेस से कितनी लाइन गुजर रही है वो बताओ मुझे, तो आप कहेंगे एक ये नहीं गुजर रही है, एक ये नहीं गुजर रही है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसी 6 लाइन हैं जो इस सरफेस से गुजर रही हैं, तो उसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विच इज पासिस थ्रू एनी क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस का मतलब होता है जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता हो, जैसे यहां से स्टार्ट हुआ यहां खत्म हो गया। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो किसी पार्टिकुलर क्लोज सरफेस से पास होती हैं उन्हें ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बताओ क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या 8 इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा? आप कहोगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, हमने तो पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसे बोलते हैं जितनी लाइन किसी क्लोज सरफेस से पास होती हैं। तो क्लोज सरफेस से पास होने वाली लाइन 1 2 3 4 5 6 लाइन बेटा ऐसी हैं जो क्लोज सरफेस से पास हो रही हैं। इसका मतलब ये और ये नहीं होंगी, इस सरफेस से पास होने वाली लाइन सिर्फ ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 6। तो बेटा डेफिनेशन क्या बन जाएगी, डेफिनेशन आप ये कहोगे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस which passes from any closed surface। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो किसी क्लोज सरफेस से पास होती हैं उसे बोलते हैं उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कितना बेसिक सा बात है ना। चलो ठीक है, एक बात तो ये हो गई, हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आपको क्लियर हो गया, तो मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन बातों पर डिपेंड करता है बेटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो ये तो आप समझ गए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन विच पासेस थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, is known as इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका, ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप देखो सबसे पहले बात समझ लो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई फाई। बेटा सिंबल होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखते हैं फाई से। फाई का सिंबल आपने कभी न कभी लाइफ में देखा होगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि फर्स्ट टाइम हो, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। अब बेटा मैं ये कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन बातों पर डिपेंड करता है, किन किन बातों के ऊपर डिपेंड करेगा, तो आप कहेंगे बेटा एक बार बताओ, ये सरफेस है, सपोज करो अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं तो क्या होगा, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा तो जो लाइन पहले ऐसे निकल रही थी, इंटेंसिटी बढ़ाने पे वो लाइन बहुत पास पास निकलेंगी। भाई सिंपल सी बात है, इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा पावर बढ़ा दो, जब पावर बढ़ाओगे तो लाइन जो दूर दूर है क्या हो जाएंगी, पास पास हो जाएंगी। तो जब पास पास हो गई तो आप बताओ क्या इसका फ्लक्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा। भाई पहले लाइन कम थी तो फ्लक्स भी कम आ रहा था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी तो सिंपल सी बात है फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा। जब लाइन ही कम थी तो फ्लक्स कम था, और जब लाइन बढ़ गई तो अब तो ज़्यादा लाइन गुजरेंगी ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। इसका मतलब है कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बढ़ाएंगे तो उससे हमारा फाई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं कि आखिर और किसके ऊपर डिपेंड करता है ये फाई, तो बेटा ये बताओ पहले हमारा सरफेस इतना बड़ा था, अब मैंने कहा कि इसको हटाओ, मैं बड़ा वाला सरफेस ले आता हूं, तो जो लाइन पहले नहीं गुजर पा रही थी बेटा, मान लो पहले ये लाइन नहीं गुजर पा रही है,
मैंने कहा मैं बड़ा सरफेस यूज करूंगा, इतना बड़ा सरफेस, तो क्या अब ये लाइन गुजरेगी नहीं गुजरेगी? सिंपल सी बात है, गुजरेगी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ता है कब? एरिया बढ़ाने पे। अगर हम सरफेस का एरिया बढ़ा देंगे तो उससे ज्यादा लाइन पास होंगी। सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात है, एक दरवाजा है, अब दरवाजे में से 5 लोग निकल पा रहे हैं, आपने दरवाजे को चौड़ा कर दिया। दरवाजे को चौड़ा कर दोगे तो वहां अब एक साथ ज्यादा लोग निकल पाएंगे ना। तो इसी तरह से अगर किसी सरफेस को बड़ा कर देंगे तो उसका फ्लक्स बढ़ जाएगा। इसका मतलब है फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ए का मतलब एरिया, तो हम कह सकते हैं यहां से कंबाइंड करके लिखें तो फाई इज इक्वल टू, तो आप कहोगे फाई इज इक्वल टू ई ए। अच्छा, इक्वल क्यों लगाते हैं? एक्चुअली में होता क्या, यहाँ पे आता है प्रोपोर्शनल, लेकिन प्रोपोर्शनल में आप जानते हैं कांस्टेंट यहाँ पे हो जाता है 1, इसलिए फाई इज इक्वल टू का बचता ई ए। और आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, चलिए तो ये लिख देते हैं, फाई इज इक्वल टू ई ए। सबसे पहले हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फाई इज इक्वल टू ई ए हो गया। और आप जानते हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट की केवल 1 होती है। और अगर बेटा इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, वेक्टर फॉर्म में लिखें तो आप जानते हैं कि यहाँ पे ई एक वेक्टर क्वांटिटी है, ए भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन फाई क्या है? फाई होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कोई भी नंबर है, तो क्या कोई नंबर वेक्टर होगा क्या? नंबर तो स्केलर होता है। तो इसका मतलब इन दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट जो आ रहा है वो स्केलर आ रहा है, इसलिए क्या लगाएंगे? डॉट लगाएंगे। अगर दो वेक्टर का मल्टीपल स्केलर आए तो वहां पे क्या लगाते हैं? डॉट लगाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात आप जानते हो, अगर डॉट हटेगा तो वहां पे क्या आ जाएगा? ई ए कॉस थीटा, आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में, ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इस तरीके से बेटा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं वेक्टर फॉर्म में, ये कॉस थीटा लिखते हैं, ठीक है। और ये डॉट लगता है। डॉट क्यों लगता है? क्योंकि आप कहोगे फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि फ्लक्स क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा बेटा, अगर इसकी यूनिट की बात करें कि यूनिट क्या होती है, तो आप कहोगे देखो ई, फार्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, या हम कह सकते हैं कॉस। आप जानते हैं एंगल का तो कोई यहाँ पे यूनिट लिखना नहीं है, तो ई डॉट ए। तो आपने पढ़ा है ई होती है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी होता है ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो आप कहेंगे एफ का हो गया न्यूटन अपॉन क्यू का हो गया कूलाम, और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा जो यूनिट बनकर रेडी हुआ हमारे पास वो हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर इतनी बात क्लियर है तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि डायमेंशन क्या होगा बेटा, डायमेंशन कैसे निकालोगे? अब डायमेंशन के लिए हमारे पास जगह थोड़ी सी कम बची हुई है, बट हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। देखो डायमेंशन अगर बात करूँ, डायमेंशन कितना होगा, तो एक चीज़ देखना, रास्ते बनाने पड़ेंगे, होंगे तो है नहीं, तो रास्ते बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको डाइवर्ट करते हैं इस तरीके से। देखो अगर मैं आपसे बोलूँ कि डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन देखो पता है बेटा आपको क्या होता है, देखो इससे निकाल लेते हैं। न्यूटन का मतलब फोर्स, फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू, मीटर स्क्वायर का हो जाएगा L2 अपॉन बेटा कूलाम, कूलाम का होता है 80, पता है ना, I इज इक्वल क्यू इज इक्वल टू आई टी। अब आपको पता है कि अगर इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये m हो गया, L और L2 हो जाएगा L3, t माइनस टू है ही है, एक t ऊपर और जाएगा तो कितना हो जाएगा t माइनस थ्री, और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा a माइनस वन। तो ml3 t माइनस थ्री a माइनस वन होता है इसका डायमेंशन। तो बेटा ये सारी जानकारी फ्लक्स के बारे में थी, आप चाहो तो एक बार इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। बेटा हो गया होगा नोट, उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो फ्लक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विच इज पासिस फ्रॉम एनी क्लोज सरफेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई ए, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ई डॉट ए, अगर आप डॉट हटाओगे तो ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, रीजन नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी नंबर होगा तो वेक्टर तो होगा नहीं, स्केलर होगा। और अगर स्केलर है तो आप कहोगे कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट ही होगा, क्रॉस तो होगा नहीं। क्रॉस किसके लिए होता है? क्रॉस होता है अगर वेक्टर मिलता है तब। यूनिट निकालना था, यूनिट के लिए हमने कहा कि न्यूटन पर कूलाम होता है ई का, और आप जानते हैं कि एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। हमने बेसिक न्यूटन कूलाम इन सब की डायमेंशन रख करके यहाँ डायमेंशन निकाल लिया है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे पढ़ना है गॉस लॉ क्या है। देखो बेटा, गॉस एक बहुत बड़े फिजिशियन थे, और गॉस ने ये कहा कि अगर किसी भी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेक करना हो, तो उसके लिए इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बचाने की कोशिश किया जाए। टाइम बचाने की कोशिश मतलब क्या? उन्होंने कहा कि इस फॉर्मूले की हेल्प से ई निकालना पड़ेगा, फिर ए निकालना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर एरिया निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर एंगल निकालना पड़ेगा, और फिर सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना काम था। तो उन्होंने एक ऐसा तरीका बताया जिसकी हेल्प से ये तामझाम ना करना पड़े, बहुत ही आसान तरीके से सारा कैलकुलेशन, सारा सोल्यूशन हमारा हो जाए, और हम कंफर्टेबल तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लें। तो गॉस ने एक ऐसा रूल बताया जिससे हमें मेहनत कम करनी पड़ेगी और हमारा फ्लक्स निकल करके आ जाएगा। तो बेटा गॉस ने कहा क्या? गॉस ने कहा गॉस ने कहा बेटा देखो, गॉस जो बात कह रहे थे, देखो ऐसा नहीं था, कई बार ऐसा होता है कि जब कोई चीज़ प्रूव होती है तो हमको लगती है बहुत इजी है, ये लगता है बहुत आसान तरीके से प्रूव कर दिया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज़ के पीछे एक पुराना लंबा स्ट्रगल होता है, हम उस स्ट्रगल को देखते नहीं हैं, हम डायरेक्ट सिर्फ ये बोलते हैं कि हाँ ये चीज़ फाइंड कर ली गई, ये चीज़ हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे इन्होंने कहा गॉस लॉ ने, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एनी closed surface is equal to the 1 upon epsilon naught times of the total charge। बेटा इन्होंने ये कहा कि जो गॉस लॉ ये था कि किसी भी एक पार्टिकुलर सरफेस से, जैसे मैंने मान लिया कि मान लो ये एक पार्टिकुलर सरफेस है, कोई भी एक मैंने पार्टिकुलर सरफेस मान लिया, ठीक है। अपने समझने के लिए गॉस ने क्या किया था, एक स्फेयर लिया था। क्या बेटा ये आप लोगों को विजिबल है? क्या विजिबिलिटी इसकी बढ़िया है? बिल्कुल बढ़िया है विजिबिलिटी। अच्छा, अगर ये एक सर्कल है, अगर ये एक स्फेयर है, अगर ये कोई स्फेयर है, तो इन्होंने कहा कि अगर कोई स्फेयर होगा तो इसके ऊपर फ्लक्स कितना है। अब आप इस रूल से निकालोगे तो बैठ के पहले इंटेंसिटी निकालो या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालो, फिर उसके बाद एरिया निकालो, फिर उसके बाद एंगल निकालो, और फिर तीनों को मल्टीप्लाई करो, तब जा कर के आएगा। इन्होंने कहा ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एनी क्लोज सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस हो, सर्कल हो, रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, है क्यूबॉइड हो, क्यूब हो, कुछ भी हो, सबके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज। इन्होंने कहा बेटा कि जो फाई होता है, जो फ्लक्स होता है, मतलब फाई होता है, वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। जो फाई होता है वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है किसका, क्यू का। मतलब इन्होंने कहा कि फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैथमेटिकल स्टेटमेंट था, सिंपल सी बात। उन्होंने बोला कि जो टोटल फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, अगर उसको, उसके जितने चार्ज उसके पास हैं, आप जानते हैं किसी भी पॉइंट के पास अगर एनर्जी रहेगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी तो वहाँ चार्ज होगा। तो इन्होंने कहा जितने भी चार्ज इसके ऊपर हैं उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कर दीजिए, टोटल फ्लक्स निकल के आ जाएगा। अब बेटा अगर इसके मैं प्रूफ की बात करूँ, इसका प्रूफ क्या है, कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखो बेटा, हमको यहाँ पे हम सेंटर मान लेते हैं, सेंटर इसका ओ है,
मैं मान लेता हूँ O पे एक प्लस चार्ज है, प्लस Q चार्ज है, और मुझे चेक करना है कि आखिर यहाँ पर फ्लक्स कितना है, इस छोटे से पार्ट पे फ्लक्स कितना है। ये दिखा बेटा, ऐसे बना लेते हैं समझने के लिए। इस छोटे से पार्ट के ऊपर फ्लक्स चेक करना है कि छोटे से पार्ट के ऊपर फ्लक्स कितना है। क्लियर? इसको मान लिया मैंने P पॉइंट। इसके ऊपर फ्लक्स चेक करना है कि यहाँ फ्लक्स कितना है। तो आप कहेंगे देखो बेटा, अगर फ्लक्स चेक करना है तो यहाँ से कोई ना कोई एक लाइन गुजर रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कुछ ना कुछ लाइन तो होगी। मान लेते हैं कि लाइन क्या है, R है। रेडियस तो होगा ना सर्कल का, सर्कल हो गया रेडियस R, इतनी डिस्टेंस हुई, इस पॉइंट की डिस्टेंस प्लस Q से R हो गई। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ मान लो ये इतना स्मॉल डिस्टेंस है बेटा, देखो अगर ये दो लाइन बिल्कुल पास पास रहेगी तो क्या कोई गैप दिखाई दे रहा है क्या? जैसे ये लाइन दूर दूर है तो गैप दिख रहा है। मैंने कहा ये पहले यहाँ था फिर खिसक के यहाँ हो गया, तो क्या गैप दिख रहा है? अब मैंने कहा पहले ये दोनों ऐसे थे, अब ऐसे हो गए, तो आपको दिखाई दे रहा है गैप, इतना गैप। अब मैंने कहा ये दोनों ऐसे थे, हल्के से ऐसे हो गए, तो क्या आपको नज़र आ रहा है गैप? जबकि मैंने इसको मूव कराया है। जब इतना मूव कराता हूँ तो नज़र आ रहा है आपको, लेकिन जब मैं बहुत छोटा सा मूव करा रहा हूँ तो क्या नज़र आएगा? नहीं आएगा ना। मतलब कोई, आप खुद सोचो, मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ, अब मैं ऐसे हो गया, तो आपको नज़र आएगा कि मैं खिसका हूँ? लेकिन मैं यहीं पर हूँ तो मैं खाली बस ऐसे हो गया। अब मैं बता रहा हूँ तो भले जान पा रहे हो, लेकिन जान नहीं पाओगे मैं किसका हूँ। मैं ऐसे हो गया, तो ये मेरा मूवमेंट बहुत थोड़ा सा है, बहुत स्मॉल सा मूवमेंट है। तो बहुत स्मॉल से मूवमेंट का मतलब है कि पहले ये पार्टिकल यहाँ था और बाद में खिसक के, हल्का सा खिसक के बस खाली ऐसे ही हो गया। दूसरे कलर से बनाता हूँ, इस तरीके से हो गया। तो क्या अंतर पता चलेगा? नहीं। इसका मतलब यहाँ एंगल क्या है, जीरो है। पहले ऐसे था फिर हल्का सा खिसक गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगर लेट कर लें यहाँ पर, लेट लेट एक क्लोज्ड surface of sphere of charge q, ठीक है, of charge q, then the total electric flux। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने पढ़ा है कि फाई इज इक्वल टू होता है E डॉट ए, ये पढ़े हो आप। लेकिन बेटा मैंने तो यहाँ बहुत हल्का सा मूव कराया है, बहुत थोड़ा सा, तो उसका फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स बहुत थोड़ा होगा। और बहुत थोड़े फ्लक्स को, बहुत कम फ्लक्स को दिखाने के लिए स्मॉल फ्लक्स को क्या लगाते हैं, डी लगाते हैं। बट अगर यहाँ पे डी लगाएंगे तो आप कहेंगे यहाँ भी क्या लगेगा, डी लगेगा। तो डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। सिंपल सी बात है कि जब एरिया छोटा तो एरिया में मिलने वाला फ्लक्स भी क्या होगा, छोटा। आप खुद सोचो, इतना छोटा सा एरिया लिया है हमने, इतना छोटू सा एरिया है, तो क्या उसका एरिया बड़ा होगा, स्मॉल सा एरिया होगा। तो एरिया स्मॉल तो फ्लक्स भी स्मॉल हो गया। अच्छा, आपको पता है कि यहाँ पे डी फाई इज इक्वल टू, अगर इसको ओपन करें तो ई डी ए कॉस थीटा लिखेंगे। ए डॉट भी पता है ना क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। और आप कहोगे कि बहुत स्मॉल सा मूवमेंट हुआ है, इसलिए थीटा क्या होगा बेटा, यहाँ पर 0 डिग्री होगा। अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो आप कहेंगे डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 डिग्री। और आप जानते हो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए, इक्वेशन 1। अच्छा, इसके बाद अगर आपसे मैं पूछूं इंटेंसिटी क्या होती है, अगर मैं पूछूं द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो आप कहेंगे इंटेंसिटी पता है आपको कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। पता है ना, चैप्टर 1 में सबसे स्टार्टिंग टॉपिक थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। इसको पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। यहाँ पुट करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, देखो अगर यहाँ पुट कर देंगे तो आप कहेंगे देखो डी फाई है, लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी लिखी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², तो Q/r²। और फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है आगे, डी ए लिखा हुआ है, तो हमने डी ए लिख दिया। लेकिन बेटा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आया है वो तो स्मॉल है। अगर हमको टोटल, देन
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द सरफेस निकालना हो, सरफेस के ऊपर टोटल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, क्या करेंगे? तो आपने पढ़ा है कि टोटल के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं बेटा, याद है ना? इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए। अच्छा, मैं आपसे पूछूं डी फाई का, तो आप जानते हैं डी फाई स्मॉल फ्लक्स है, अगर टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो फाई आ जाएगा। लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, लिमिट जीरो से होती है तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, अंदर बचेगा डी ए। देखो इस स्फेयर का स्मॉल सा एरिया डी ए है, और मैं आपसे पूछूं बताओ टोटल स्फेयर का एरिया क्या होता है? आपको पता होगा कि स्फेयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर आपके मन में आ रहा है कि मैं पाई आर स्क्वायर बोलूँ, तो पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, पाई आर स्क्वायर सर्कल का होता है, स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। स्फेयर का टोटल एरिया जो होगा बेटा वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है? तो मैं कहूँगा 4 पाई से 4 पाई कट हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट हो गया। तो आप देखो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बेटा फाई इज इक्वल टू, ये बचा क्यू, ये अपॉन बचा एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब यहाँ पे जो गॉस लॉ निकल के आया वो निकल के आया फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आपको पता है बेटा यही तो प्रूफ करना था हमको। ये बहुत बेसिक सा डेरिवेशन था गॉस लॉ का, गॉस लॉ एग्जाम में खूब आता है, बढ़िया से आता है। अगर ये फ्लक्स पता रहेगा तो ये निकालना आसान है। कहीं कोई डाउट हो आप दोबारा लगाइएगा, फिर से देखिएगा, हर तरीके से मैंने बता दिया है, आपको परफेक्ट 100% समझ में आएगा। एक बार इसकी आप फोटो क्लिक कर लो पूरे बोर्ड की बढ़िया से, और इसको लगाइएगा 3-4 बार, कोई कहीं से डाउट होने वाला है ही नहीं, सबसे अच्छी चीज़ है। और बेटा अब आपके पास समय बहुत कम बचा है। एक मतलब कहावत है, मैंने कहीं पढ़ी थी कि बुरी बात यह है कि समय बीत चुका है, और अच्छी बात है कि समय बचा हुआ है। तो बेटा देखो यही दोनों बातें हैं। बुरी बात यह है, सच्चाई है कि बहुत ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन फिर भी एक इसमें अच्छाई है कि अभी भी समय बचा हुआ है। इसका मतलब अभी उम्मीदें कायम हैं, अभी मेहनत की उम्मीद है। अगर आप मेहनत करते रहोगे तो जो नुकसान पीछे किया है ना पढ़ करके आपने या ना प्रिपेयर करके, वो सब यहाँ कवर हो जाएगा। और मैं करवा ही रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे। तो बस इतना काम कर लीजिए कि आप इसको पढ़ते रहिए बढ़िया से, एक ही डेरिवेशन प्रिपेयर करिए, डाउट हो दोबारा देखिए, लिख लीजिए, फोटोज़ क्लिक कर लीजिए, नोट करिए अच्छे से, कहीं भी कोई भी मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। तो बेटा मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के साथ में। तब तक के लिए आप इसको प्रिपेयर करिए बढ़िया से, ठीक है? ओके बाय, थैंक यू।